हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। कैसा लग रहा हूं मैं? स्मार्ट लग रहा हूं ना? चलो, आज हम क्या करेंगे बेटा, जो हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे उसी में हम सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज है लेक्चर नंबर 2। आज हम बेटा क्या पढ़ेंगे, आज हम कई सारे लॉज पढ़ेंगे जो दिए गए थे, है ना, जो कि हमारे आने वाले जो लेक्चर हैं या कह सकते हैं एक भूमिका बनाएंगे हमारे आगे जो भी हम पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, ये सारे लॉ जो हैं वो हम मिक्स कर देंगे और हमारे एक साहब आएंगे जिनका नाम है डाल्टन साहब। डाल्टन साहब के अंदर हम देखेंगे कि उनकी थ्योरी में हमको ये सारे लॉज जो यहाँ पर जो हम लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं इन सारे लॉज को उन्होंने बताया था। ठीक है, डाल्टन साहब का जो लॉ था वो भी थ्योरेटिकल था, कोई प्रैक्टिकल लॉ उनका नहीं था, है ना, जिसको हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, चलो टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग शुरू करते हैं और हम पढ़ते हैं आज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इस टर्म से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके कोई ना कोई क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। तो इसमें बेटा जो सबसे पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, सबसे पहला लॉ ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है बेटा, ये हमारे जो फादर ऑफ केमिस्ट्री बोले जाते हैं जिनका नाम है एंटोइन लेवैसियर साहब हमारे, जिसको आपको मैंने बेसिक लेक्चर जब पढ़ाया था केमिस्ट्री का तो उसमें मैंने आपको बताया था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो उन्हीं के थ्रू दिया गया था। इन्होंने कहा था कि जो मास है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इन्होंने क्या बोला, मास कैन नाइदर be created nor destroyed। ठीक, इन्होंने बोला। ठीक, मगर इन्होंने एक चीज जो बताई वो क्या बताई, इन्होंने कहा कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है बेटा वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, in a physical or chemical change, क्या बोला इन्होंने, फिजिकल और अगर कोई केमिकल चेंज होता है तो देन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द total mass of reactant, to the total mass of reactant, है ना, ये इन्होंने बताया। इन्होंने बेटा जब ये लाइन बोली इन्होंने कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो इसमें इन्होंने कहा कि ये जो है ये तभी होगा जब रिएक्शन हमारी कैसी होगी, बैलेंस्ड होगी। रिएक्शन कैसी होगी, बैलेंस रिएक्शन अगर होगी तब हमारे पास, तब जाकर के इन्होंने बोला ये वर्ड, ये पॉइंट याद रखिएगा, बैलेंस रिएक्शन में। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं बेटा। सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं कि जो AgNO3 है अगर इसकी रिएक्शन करा दी जाए NaCl के साथ, when AgNO3 react with the NaCl then AgCl प्लस NaNO3 विल फॉर्म। ठीक, तो इन्होंने कहा कि अगर मान लो हमारे पास जो रिएक्शन हो रही है उसमें हमने ये लिया है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट, अगर इसको हमने 10 ग्राम लिया है और इसको हमने 20 ग्राम लिया है और ये मान लेते हैं कि 12 ग्राम बना है हमारे पास,
तो ये रिमेनिंग जो हमारे पास है ये क्या है हमारे पास NaNO3 कितना होगा, तो इन्होंने कहा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका अगर टोटल करेंगे तो कितना आएगा, दोनों का आएगा 30। तो अगर यहां पर ये 12 बना है तो रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग होगा बेटा 18 ग्राम। ठीक है, तो ये हो गई सबसे पहली रिएक्शन, समझ में आ गई। चलो दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं इसमें हम, दूसरी रिएक्शन। अगर मान लो हमारे पास, अब अगर इस रिएक्शन को उठा करके आप देखने की कोशिश करोगे तो रिएक्शन बैलेंस्ड है। क्या है, रिएक्शन बैलेंस्ड है। अगर मान लो हमारे पास क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, और ये अगर टूट जाता है बेटा मर्करी और ये हाफ O2 में, अगर मैं इसको तोड़ देता हूं, दोनों रिएक्शन बैलेंस्ड हैं। ध्यान रखना है कि जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट जो बन रहा है, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, शुड बी। ठीक, तो यहां पर क्या है, यहां पर अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये 100 ग्राम अगर ये बना है, मतलब 100 ग्राम रिएक्टेंट अगर मैंने लिया है और ये 97 ग्राम बना है, तो अगर मुझे इसको फाइंड आउट करना हो कि ऑक्सीजन जो है यहां पर वो कितनी होगी, तो अगर ये 97 है तो बेटा ये कितना रहा होगा, 3 ग्राम रहा होगा। क्यों, क्योंकि बोलता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, आई बात समझ में। एक और लिख लेते हैं। देखो अगर मान लो हम क्या करते हैं, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन अगर करा देते हैं एसिटिक एसिड के साथ में, तो ये क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा, क्या बनाएगा, CH3COO Na प्लस वाटर। क्या बनाएगा, CH3COO प्लस वाटर, है ना, ये बनाएगा। और क्या बनाएगा, और वाटर हो गया, और एक क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा, CO2। ठीक, तो इस रिएक्शन की अगर बात करेंगे तो यहां पर ये भी रिएक्शन क्या है हमारे पास, बैलेंस है। देख लेते हैं, यहां पर कार्बन कितने हैं, 1 2 3, यहां पर कार्बन कितने हैं, 1 और 2 और 3 कार्बन है। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रिएक्शन है, ध्यान का रखना है, जो हमारी जितनी भी रिएक्शन हमारी दी हुई है वो कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर वो बैलेंस रिएक्शन नहीं है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो बेटा, इसी सीरीज में हमारा दूसरा लॉ है जिसको बोलते हैं हम लोग, ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसको रफ करते हैं पहले। इसी लॉ की सीरीज में दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। बेटा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, इसको बेटा हम लोग कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी हम इस लॉ को बोलते हैं। ये लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड बना है तो उसमें क्या होगा, दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे, जो दोनों एलिमेंट कंबाइन करेंगे बेटा वो किसमें होंगे, फिक्स रेशियो बाय मास होंगे। क्या होंगे, फिक्स रेशियो बाय मास। तो इसमें क्या बोला जाएगा, इसमें बोला जाएगा इन अ केमिकल, सॉरी, अगर क्या बोला जाएगा इन अ केमिकल रिएक्शन केमिकल कंपाउंड विल फॉर्म व्हेन टू एलिमेंट कंबाइंड टू ईच अदर इन द फिक्स रेशियो बाय मास। तो इसको थोड़ा सा सिंपल करके लिखते हैं, मतलब जो हमने थोड़ी लंबी चौड़ी बोल दी है लाइन, उसको थोड़ा सा कंसाइज करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं, केमिकल कंपाउंड formed by the
combination of two element in the fixed ratio by mass। इस लॉ में क्या बोला कि यहां पर जो एलिमेंट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, फिक्स रेशियो बाय मास होगा। इसमें अगर मैं एग्जांपल की बात करूं बेटा, तो सिंपल एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूं कि कोई भी केमिकल कंपाउंड अगर फॉर्म्ड हो रहा है कॉम्बिनेशन से, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO2 बना रहा है, यहां से CO2 गैस रिलीज हो गई। अगर बेटा हमने क्या ले लिया, लाइम स्टोन ले लिया और इसको अगर मैंने तोड़ दिया हीट से, और ये टूटा बेटा CaO और CO2 गैस में टूटा, ठीक है। अगला हमारे पास जो बेटा लाइम स्टोन है, अगर मैं लाइम स्टोन की रिएक्शन जो है वो करा दूं, मैं लाइम स्टोन की रिएक्शन अगर मैं करा दूं डाइल्यूट HCl से, किससे करा दूं, डाइल्यूट HCl से, तो ये क्या बनाएगा, बनाएगा CaCl2 प्लस यहां पर बनाएगा H2O और यहां पर बेटा रिलीज होगा CO2, ठीक है। तो अगर यहां पर अगर बात करें बेटा, तो तीनों रिएक्शन में हम अगर देखने की बात करें तो तीनों रिएक्शन में क्या चीज है हम दिखाने की, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, CO2 चाहे कहीं से भी आप रिलीज होगी, चाहे किसी भी रिएक्शन में आप जाओगे, CO2 जब भी रिलीज होगी तो उसका जो मास का रेशियो होगा वो क्या होगा, 12 रेशियो, हमेशा दो ऑक्सीजन के यहां पर कितने हो जाएंगे, 16 दूना 32। तो हर जगह बेटा जो इसका रेशियो आएगा वो 12:32 ही आएगा। चाहे वो आप कई अलग अलग रिएक्शन से भी अगर आपको CO2 बन रही है तो वो CO2 क्या होगी, उसका जो रेशियो होगा वो बेटा क्या है, लिखा फिक्स रेशियो बाय मास, है ना। अगला हमारे पास इसी में एग्जांपल है, कहता है बेटा अगर हमारे पास प्योर वाटर है, क्या है, प्योर वाटर है, हमारे पास जो प्योर वाटर है बेटा, चाहे वो कहीं से भी आप क्यों ना लो, उसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O ही होगा। अगर उसका फॉर्मूला H2O होगा तो वो हमेशा जो रेशियो आएगा वो 2 रेशियो क्या आएगा, 16 ही आएगा। वो वाटर आप चाहे कहीं से भी लेकर के आओ, अगर वो प्योर वाटर है तो उसका रेशियो हमेशा क्या आएगा, 2:16 ही आएगा, ठीक। तो ये हमारे पास जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, इसकी लिमिटेशन है बेटा, क्या है, लिमिटेशन है। ये बेटा किस पे नहीं लगता है, ये आइसोटोप्स पे नहीं लगता है, किस पे नहीं लगता है, आइसोटोप्स पे नहीं लगता है। अब ये आइसोटोप्स क्या होते हैं, जो आइसोटोप्स होते हैं बेटा, इनका एटॉमिक नंबर, दो चीजें होती हैं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट। इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिफरेंट होता है और सेम मास होता है, सेम एटॉमिक मास, और यहां पर लिख लेते हैं डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन के केस में होता है बेटा, है ना, H11 है ना, और H यहां पर ले लेते हैं H21, और यहां पर अगर तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं H31। तो यहां पर क्या है, इसका डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है बट इसका एटॉमिक मास जो है वो क्या है, सेम है। इसको हम बोलते हैं बेटा, हम लोग यूज करते हैं टर्म, ये हमारे पास तो ये हो गया प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं, किसके, हाइड्रोजन के। मुझे केवल बताना था इसलिए मैंने लिमिटेशन में बताया है, इसलिए मैंने आपको बताया है ये चीजें। ये हमारा जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, ये हमारे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था प्रोस्ट, इनका नाम था प्रोस्ट, इन्होंने इस लॉ को दिया था, ठीक है। तो यहीं पर क्या होता है, हमारा ये लॉ जो है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है वो खत्म होता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ। बेटा हमारे पास जो तीसरा लॉ है इसी सीरीज में, इस सीरीज में हमारे पास तीसरा लॉ जो है
वो क्या है? तीसरा लॉ है बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है लॉ, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है बेटा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है? पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं आपको बताता हूं, है ना। पहले मैं क्या करता हूं, लिख देता हूं फिर बताता हूं। When two element combine with each other, then the different masses of one element combined with same mass of other element in the ratio of simple whole number। बड़ी लंबी चौड़ी लाइन है। क्या बोल रहा है? कह रहा है बेटा कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो उसमें कहता है कि एक एलिमेंट के डिफरेंट मासेस कंबाइंड कर रहे हैं दूसरे एलिमेंट के सेम मासेस के साथ में, तो जो उनका रेशियो आ रहा है वो सिंपल होल नंबर के रेशियो में आ रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि हमारे पास बेटा क्या है कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमारे पास जो ये कार्बन है, कार्बन जो है इसकी हम दूसरे कंपाउंड मतलब दूसरा एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन के साथ में मान लो उसकी हम क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। इसने क्या बनाया? CO बनाया। फिर हमारे पास क्या है, हमने इसके साथ रिएक्शन कराया, इसने क्या बनाया? CO2 बनाया। ठीक, तो यहां पर अब लाइन पढ़ो, क्या कह रहा है कि डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, है ना, कंबाइंड विद द सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट। देखो यहां पर ये एलिमेंट जो है वो कार्बन है, इसका जो मास है वो कितना है? 12 ही है। यहां पर इसका मास कितना है? 16 है। और यहां पर कितना है इसका? 32 है। तो क्या कह रहा है कि when the different masses of one element है ना, या combined with the same masses of next other element in the ratio of simple whole number, मतलब इनका जो रेशियो आएगा वो सिंपल होल नंबर के रेशियो में आएगा, है ना। मतलब क्या आएगा? 12:16 आएगा और इसका कितना आएगा? 12:32 आएगा। समझ में आया? जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लो बेटा क्या है, नाइट्रोजन है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास है, ठीक। अगर मान लो ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसने मान लो क्या बनाया? NO बनाया। क्या बनाया? NO बनाया, ठीक। अब हमने क्या कर दिया, यहां पर नाइट्रोजन को डबल कर दिया, ऑक्सीजन को सिंगल रखा, तो इसने क्या बना दिया? N2O, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड बना दिया, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर बेटा ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 16 ही है,
मगर नाइट्रोजन का रेशियो कितना हो गया 40 और ये कितना हो जाएगा 28। तो यहां पर हमने क्या बोला है, यहां पर मैंने आपको ये बताया है डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, या डिफरेंट मासेस ऑफ वन की जगह बेटा इसको अगर मैं कर लूं यहां पर सेम एलिमेंट कर दो, डिफरेंट मासेस ऑफ सेम एलिमेंट कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। डिफरेंट मासेस ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड विद दी सेम मासेस ऑफ अदर एलिमेंट इन द रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर। ठीक है, तो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। और हम क्या ले सकते हैं, एग्जांपल और भी बन सकते हैं। मान लो बेटा क्या है कि हम यहां पर अभी नाइट्रोजन को फिक्स कर दें, मतलब N2 ले लें। ठीक, तो यहां पर जो इसका रेशियो है वो 28 है, मगर ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन का रेशियो है वो हमने मान लो ले लिया यहां पर O3 ले लिया। क्या ले लिया, O3, और यहां पर हमने मान लो ले लिया O5। तो इसने क्या बनाया, N2O3 बनाया, और इसने यहां पर बताया क्या बनाया, N2O5 बनाया। तो बेटा हमारे पास ये क्या है, सेम है, ये क्या है, सेम है, ये क्या है बेटा, डिफरेंट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक, पहले मैं लिख दूंगा लॉ, उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। बहुत काफी देर से दिमाग में गाना आ रहा है। चलो किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। मुझे गाने का बहुत शौक है, बट मुझे पढ़ाने का कुछ ज़्यादा ही शौक है। जब मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ तो मतलब कह सकते हैं कि मैं अपने सारे गम को भूल जाता हूँ। केवल मेरे दिमाग में ये रहता है कि मुझे अपना बेस्ट देना है और मुझे अपने बच्चों को इस तरीके से समझाना है कि उनको चीज़ें जो है जब कभी हम पढ़ते थे हमको समझ में नहीं आती थी, मगर हम चाहते हैं कि हमारे जो वीक स्टूडेंट हैं, कितना भी वीक स्टूडेंट क्यों ना हो, उसको समझ में आना चाहिए, मतलब हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए हमारी चीज़ें। ठीक है, मेरी कोशिश तो यही रहती है। चलो अगला हमारे पास है बेटा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब बेटा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो है पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं इसको बताऊंगा। इफ the two different element combine with the same mass of third element, then the ratio of the masses in which they are either same or a simple multiple or simple multiple of masses, simple multiple of mass ratio in which they combine। बहुत लंबी चौड़ी लाइन है। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है बेटा कि इस वाली लाइन में हमें क्या करना है, पहले मैं एग्जांपल लिखूंगा,
और उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं इस चीज को एक एक लाइन जो मैंने लिखी है उस लाइन को मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर बेटा ऑक्सीजन है, यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर ऑक्सीजन है। मान लेते हैं कि बेटा यहां पर कार्बन है, ठीक है। हमने क्या बोला कि ये मान लो इसके साथ कंबाइन कर रहा है, ये इसके साथ कंबाइन कर रहा है और ये इसके साथ कंबाइन कर रहा है। जब ये इसके साथ कंबाइन कर रहा है तो ये सिंपल रेशियो में जब कंबाइन करेगा तो ये H2O बनाएगा। ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो मान लेते हैं ये क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो मान लेते हैं CH4 बनाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो कंपाउंड बने हैं, अब हम क्या करते हैं, इसके थ्रू हम इस लाइन को याद करने की कोशिश करते हैं कि ये जो लाइन है वो क्या बोलने की कोशिश कर रही है। देखो बेटा, टू डिफरेंट एलिमेंट, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड विद द सेम मास। सेम मास किसका है, कार्बन का है। सेम मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, भैया ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये कौन सा एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, है ना। देन द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच दे आर आइदर सेम और इन अ सिंपल मल्टीपल ऑफ मास रेशियो इन विच दे कंबाइन। ये क्या बोल रहा है बेटा, ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ये बेटा जब इनका जो रेशियो आएगा वो हो सकता है मे बी उसका जो रेशियो आए मासेस का जो रेशियो आए आइदर हो सकता है कि वो सेम भी हो, जो आए वो क्या हो, आइदर सेम भी हो। अगर सेम नहीं आता है तो किसमें आता है, सिंपल मल्टीपल ऑफ मासेस के रेशियो में आता है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूंगा तो बेटा इसका जो रेशियो आएगा वो रेशियो कितना आएगा, 1:8 आएगा। इसका रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा, 12:32 आएगा। इसका जो रेशियो आएगा वो 12:4 आएगा, ठीक है। तो ये किस में आएगा, या तो सिंपल मल्टीपल के रेशियो में आएगा, है ना। मगर ये लाइन ध्यान रखनी है, क्या बोल रहा हूं, जो शुरुआत में आपको याद कैसे करोगे लाइन को, है ना। शुरुआत में, लास्ट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस शुरुआत वाली लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला है, टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड विद द सेम मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, है ना। देन द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो आइदर सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ मास रेशियो इन विच दे आर कंबाइंड, है ना। तो ये हमारे पास पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल मान लो बेटा ये ले लेते हैं। मान लो क्या हुआ कि इसने इसके साथ रिएक्शन की तो भाई अमोनिया बना दिया, मान लो बेटा। ये इसके साथ रिएक्शन करके मान लो वाटर ही बना रहा है। ये इसके साथ मिल करके कुछ भी बना सकता है, NO2 बना सकता है ना, या N2O बना सकता है ना। तो ये किसी भी रेशियो में क्या हो सकता है, मिल सकता है और बना सकता है। तो यहां पर जो रेशियो होगा वो भी रेशियो आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, सिंपल मल्टीपल ऑफ मास के रेशियो में आ जाएगा यहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, हो गया हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, ये हमारे जो साहब थे जिनका नाम था रिचटर, वो हमारे साहब थे जिन्होंने ये लॉ दिया था जिसका नाम था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। कौन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रिचटर, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन दिया था, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। हमारे पास जो अगला लॉ है जिसको बोलते हैं गै-लुसाक लॉ, हमारा लास्ट लॉ। हमारे पास अगला लॉ है वो गै-लुसाक लॉ। गाना याद आ रहा है, बार बार वही आ रहा है। गाने का नाम है पन्ने की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, बार बार दिमाग में वही गाना आ रहा है। वैसे आता नहीं है जनरली, क्योंकि पढ़ाते समय ये रहता है कि मेरा पूरा कंसंट्रेशन जो है वो पढ़ाने पे रहता है, क्योंकि पूरा फोकस, मगर थोड़ा जोक सपाट के लिए कह सकते हैं। बोर तो बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल जी जान लगा कर पढ़ाई करनी है अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो अगला लॉ बेटा हमारे पास क्या है, हमारे साहब हैं जिनका नाम था गै-लुसाक साहब। जो गै-लुसाक साहब थे हमारे पास, जिसको लॉ दिया गया गै-लुसाक लॉ, ये जो लॉ इन्होंने बोला गै-लुसाक साहब ने,
ये लॉ केवल और केवल बेटा अप्लीकेबल है ये केवल और केवल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। और जो गैसेस होती हैं इनका क्या होता है बेटा, इनका होता है वॉल्यूम, इनका क्या होता है वॉल्यूम। ठीक है, इन्होंने लाइन जो बोली वो लाइन पहले लिखते हैं। when gases chemically react, when gases chemically react together they do so in amount by वॉल्यूम। इन्होंने क्या बोला कि यहां पर इन्होंने कहा कि भैया जब गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी तो वो किसमें रिएक्ट करेंगी, वो हमारे पास रिएक्ट करेंगी किसमें, वॉल्यूम के रेशियो में क्या करेंगे, रिएक्ट ना। तो जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम लिखते हैं कई सारे, तो यहां पर मान लो बेटा गैस क्या है, H2 है, उसने मान लो क्या किया है, O2 के साथ रिएक्शन की है, तो उसने क्या बनाया है, H2O बनाया है, और ये भी क्या बनाया है, गैस फॉर्म में बनाया है। ठीक है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ठीक, तो यहां पर कितना वॉल्यूम है बेटा, इसका आगे कांस्टेंट कितना है, ये हमारे पास इसका वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा 1, इसका भी वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर बैलेंस करेंगे यहां पर, ठीक, तो यहां पर बेटा 2 लग जाएगा, सॉरी बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 2 लग जाएगा, तो यहां पर 2 वॉल्यूम हो जाएगा इसका, है ना, इसका 1 वॉल्यूम है और इसका 2 वॉल्यूम फॉर्म होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने वॉल्यूम के रेशियो में बताया कि क्या बनेगा, है ना। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो H2 प्लस ये तो हो गया नहीं सिंपल, नाइट्रोजन ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, N2 रिएक्ट कर जाए मान लो किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, N2 रिएक्ट विद, तो ये क्या बना देगा, अमोनिया बना देगा। ठीक है, अमोनिया गैस बना देगा। तो यहां पर इसको बैलेंस कर लेते हैं, हाइड्रोजन यहां पर कितना है, 3 है, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नाइट्रोजन बैलेंस होगा, यहां से हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां पर इसका 1 वॉल्यूम, इसके 3 वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, 2 वॉल्यूम क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। तो इन्होंने क्या बताया बेटा, इन्होंने क्या बताया, व्हेन द गैसेस केमिकली रिएक्ट टुगेदर डू सो, है ना, इन अमाउंट बाय वॉल्यूम, है ना, अमाउंट बाय वॉल्यूम। ठीक, मगर ये जो वॉल्यूम है बेटा ये आ रहा है, ये बाय वॉल्यूम, ये केस में आ रहा है बाय वॉल्यूम, यहां पर लिख लो विच bear in the simple ratio, in the simple ratio, है ना। जो सिंपल रेशियो है वो क्या रेशियो आ रहा है, 2:1:2, इसमें कितना आ रहा है, 1:3:2। तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास किसका हो गया, गै-लुसाक साहब का लॉ हो गया। ठीक है, एक लॉ और है जिसको हम बोलते हैं अवोगाद्रो लॉ। अवोगाद्रो लॉ जो हमारे पास था, अगर बात करें जाए तो हम यहीं तक पढ़ते हैं इसमें, ये वाले लॉज। अवोगाद्रो साहब की जो कहानी है वो अवोगाद्रो हाइपोथेसिस करके मैं आपको थोड़ा सा आपको पढ़ाऊंगा, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा, है ना, जिसमें मैं डाल्टन एटॉमिक जो थ्योरी है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के साथ साथ में मैं आपको अवोगाद्रो लॉ और अवोगाद्रो हाइपोथेसिस के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तब तक कि आप क्या करते रहिए, जो मैंने आपको पढ़ाया है इसकी प्रैक्टिस करिए और अच्छे तरीके से क्या करिए, इस चीज को रिवाइज करिए और इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।